आर। तो इमल्सन में जो डिस्पर्स मीडियम होता है या डिस्पर्स फेज होता है वो क्या होते हैं? वो होते हैं लिक्विड्स। तो आंसर सेकंड इसका होगा। 56वां क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग विच वन इज नॉट ए फिजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क। मिल्क टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्ट इनमें से फिजिकल टेस्ट नहीं है? तो दोस्तों सेडिमेंट टेस्ट ये फिजिकल टेस्ट है, क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट भी फिजिकल टेस्ट है, पीएच टेस्ट भी एक फिजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क है, जबकि एल्कोहल टेस्ट ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा, क्योंकि एल्कोहल टेस्ट में केमिकल का यूज़ किया जाता है। यह एक मिल्क का केमिकल टेस्ट है, ना कि फिजिकल टेस्ट। 57वां क्वेश्चन है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंसिड फ्लेवर इन द बटर। तो बटर में रेंसिड फ्लेवर होता है वो किस कारण होता है? तो वो होता है ऑप्शन 3 लाइपेज एंजाइम के कारण। तो लाइपेज एंजाइम फैट को डिग्रेड करता है जिसके कारण रेंसिड फ्लेवर आता है। 58वां क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज टेस्टेड फॉर क्रीम पास्चराइजेशन। तो क्रीम की पास्चराइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम का यूज होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 पर ऑक्सीडेज। तो क्रीम पास्चराइजेशन के लिए पर ऑक्सीडेज एंजाइम का यूज होता है। द बदावरी ब्रीड ऑफ बफेलो कंटेन हाईएस्ट फैट परसेंट इन इट्स मिल्क विच इज़ ऑलमोस्ट 10%, 12%, 15, 16, 10%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट 12%। दोस्तों बदावरी बफेलो के दूध में सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत पाई जाती है जो कि लगभग 12% होती है। 60वां क्वेश्चन है, कैरमलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए शुगर बाय। तो दोस्तों कैरमलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें शुगर को हीट किया जाता है जिससे उसमें मौजूद मॉइस्चर यानी वाटर कंटेंट निकल जाता है और एक कैरमलाइज्ड फ्लेवर देता है। तो इसमें जो रिमूव किया जाता है वो ईटिंग के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईटिंग। 61वां क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इन होमोजेनाइजेशन शुड नॉट बी लोअर देन। यानी अगर हम दूध की होमोजेनाइजेशन करते हैं तो इसमें जो टेम्परेचर है वो किससे कम नहीं होना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 55 डिग्री सेल्सियस। 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होमोजेनाइजेशन के लिए नहीं होना चाहिए। 62वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर कॉटन सीड ऑयल। यानी अगर हम घी में कॉटन सीड ऑयल मिला देते हैं यानी कॉटन सीड ऑयल की अडल्ट्रेशन कर देते हैं तो उसके जांचने के लिए कौन से टेस्ट का यूज किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 हेल्फन टेस्ट का यूज किया जाता है। 63वां क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। तो दोस्तों फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी विटामिन बी। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, बाकी ए, डी, ई और के फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। 64वां क्वेश्चन है, लो फैट कंटेनिंग मिल्क प्रोडक्ट यानी आइसक्रीम, कर्ड, इन दही, क्रीम और घी, इन चारों में से सबसे कम जो फैट कंटेनिंग मिल्क प्रोडक्ट है वो कौन सा है? तो आइसक्रीम में भी कम से कम 10% फैट होती है, क्रीम में भी फैट होती है, घी में तो 99.5% फैट होती है, तो दही में फैट प्रतिशत इन तीनों से कम होती है। तो लो फैट कंटेनिंग मिल्क प्रोडक्ट है दही। तो 65वां क्वेश्चन है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। 66 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बेस्ट पास्चराइजेशन मेथड फॉर क्रीम यानी क्रीम का पास्चराइजेशन करने के लिए कौन सा मेथड सबसे बढ़िया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड वैक्यूरेशन। दोस्तों वैक्यूरेशन एक वैक्यूम पास्चराइजेशन है जिसमें लॉसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए यह एक बेस्ट मेथड ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ क्रीम है। 67 क्वेश्चन है वह भी मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ मार्केटिंग मिक्स। क्वेश्चन नंबर 68, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मिल्क स्लोली क्यूज द फॉर्मेशन ऑफ क्रीम लेयर एट द सरफेस ऑफ मिल्क इज कोल्ड। यानी हम मिल्क को स्लोली हीट करते हैं फिर कूल करते हैं जिसके कारण मिल्क की जो सतह है जो सरफेस है उस पर लेयर जमा हो जाती है क्रीम की। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है स्केल्डिंग मेथड। तो स्केल्डिंग मेथड से ही हीट करते हैं, कूल करते हैं और एक क्रीम लेयर बन जाती है। यही मेथड रबड़ी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। इन HTST यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क इज हीटेड टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 15 सेकंड, 30 मिनट, 30 सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड 15 सेकंड। यानी HTST पास्चराइजेशन में मिल्क को 72 डिग्री पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 70, रेनेट इज यूज्ड इन मैनी मिल्क प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस ए थिकर बॉइल्ड प्रोडक्ट, नेचुरल रेनेट कम्स फ्रॉम। तो दोस्तों रेनेट कई प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। रेनेट के अंदर रेनिंग नाम का एक मिल्क कोगुलेटिंग एंजाइम होता है जो चीज़ इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। तो ये नेचुरली कहाँ से मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, इनसाइड द स्टमक ऑफ यंग काफ, यानी नए जन्मे बछड़े के पेट से निकाला जाता है रेनेट। दोस्तों यंग काफ के 4 स्टमक होते हैं, तो अगर पूछ ले कि रेनेट कौन से स्टमक से निकाला जाता है तो ये 4th स्टमक से निकाला जाता है, जिसे अवमोशन कहते हैं। इसी को ही ट्रू स्टमक भी कहा जाता है। तो इसके स्टमक के इनसाइड लेयर से निकाला जाता है रेनेट एंजाइम, जो कि मिल्क कोगुलेटिंग एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 71, प्रेजेंटली चेयरमैन ऑफ NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका चेयरमैन कौन है? दोस्तों NDDB यह गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। इसका जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है ऑप्शन 4 मनीष साहा। दोस्तों NDDB की स्थापना 1965 में हुई थी। 72वां क्वेश्चन है जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। 73वां क्वेश्चन भी मार्केटिंग से रिलेटेड है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन 2 मार्केटिंग पोजीशन। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 74, द इंक्रीज्ड यूज ऑफ बल्क कूलिंग एंड स्टोरेज इक्विपमेंट्स हैज़ मेड ऑफ लेस बैक्टीरिया प्राइमरी ऑर्गेनिज्म इन द रॉ मिल्क। अगर हम बल्क कूलिंग यानी बहुत ज़्यादा देर से कूलिंग या स्टोरेज करते हैं तो इसके कारण कौन सा बैक्टीरिया जन्म लेता है या कौन सा बैक्टीरिया रॉ मिल्क में पाया जाता है? साइक्रोफिलिक, कोलीफॉर्म, स्टाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन A स्क्रेलोफिलिक बैक्टीरिया कूलिंग के कारण होता है। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया कूलिंग और लॉन्ग स्टोरेज के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 75, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फैट ग्लोबल साइज इन द मिल्क टू प्रिवेंट द क्रीम सेपरेशन इज नोन हैज़। तो दोस्तों वह प्रोसेस जिसमें फैट ग्लोबल का साइज कम किया जाता है ताकि बाद में दूध के ऊपर क्रीम लेयर फॉर्मेशन ना हो सके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं होमोजेनाइजेशन, जिसमें फैट ग्लोबल का साइज 2 माइक्रो से कम कर दिया जाता है ताकि लॉन्ग स्टोरेज के दौरान मिल्क पैकेट्स में क्रीम लेयर फॉर्मेशन ना हो। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम? जेलेटिन, ग्वारगम, स्टार्च और कैराजिनन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 स्टार्च। बाकी तीनों आइसक्रीम में स्टेबलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 भी मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। 78वां क्वेश्चन है RM वैल्यू ऑफ काऊ घी। तो काऊ घी की RM वैल्यू कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 26 से 28, ऑप्शन A। पार्टिकल्स लार्जर व डेफिनेटली टू स्मॉल टू बी विजिबल आर सेड टू बी एग्जिस्ट इन द कोलाइडल स्टेट, द साइज ऑफ द रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली इज डैश नैनोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उनका साइज़ कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, 1 से लेकर 10 के पावर 5 नैनोमीटर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल का साइज। एजिंग टेम्परेचर ऑफ क्रीम इज। तो दोस्तों एजिंग एक क्रीम में प्रोसेस होती है जो कि चर्निंग से पहले की जाती है। जो एजिंग का टेम्परेचर होता है वो होता है 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन A सही होगा। विटामिन दैट फंक्शंस इन द नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 विटामिन K। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन K रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपसे पूछ ले कि ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल होता है तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। मिनरल में कैल्शियम, विटामिन में विटामिन K। 82 क्वेश्चन, द बल्क ऑफ मिल्क लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड्स विच आर -% ऑफ टोटल लिपिड्स फाउंड इन द मिल्क। इसका कहने का मतलब है कि दूध में जो फैट होता है उसमें मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड लिपिड होता है। वो कितना % होता है? तो वो होता है 97 से लेकर 98% तक। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, द लिक्विड दैट इज ऑब्टेन ऑन क्लोटिंग ऑफ मिल्क इज नोन एज। तो अगर दूध को क्लोट कर दिया जाए यानी कोगुलेट कर दिया जाए तो जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है, जो ऑब्टेन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे वे कहते हैं। जैसे कि पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाने में जो लिक्विड ऑब्टेन होता है उसे वे कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा।
ओवररन परसेंटेज ऑफ पैकेड आइसक्रीम इज़, यानी पैकेज आइसक्रीम में ओवररन परसेंट कितना होता है? 70 से 80%, 90 से 100%, 30 से 50% और 20 से 65%। तो इसका आंसर होगा 70 से 80% ओवररन होता है। ओवररन का मतलब है कि जितनी वॉल्यूम आइसक्रीम की थी उससे कितनी ज़्यादा वॉल्यूम उसमें एयर डाली गई है, एयर इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो पैकेट आइसक्रीम में उसकी वॉल्यूम की 70 से 80% वॉल्यूम एयर इनकॉर्पोरेट की जाती है। 85वां क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइपनिंग इज। तो राइपनिंग करने से क्या होता है? डाई एसिटाइल प्रोड्यूस होता है, पीएच बढ़ती है, फ्लेवर बढ़ता है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। तो राइपनिंग करने से डाई एसिटाइल भी प्रोड्यूस होता है जिससे फ्लेवर प्रोड्यूस होता है और पीएच भी बढ़ती है। राइपनिंग से पहले पीएच थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे राइपनिंग करते हैं तो पीएच न्यूट्रल की तरफ जाने लगती है। 86, व्हाट इज़ द एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। तो मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है इसमें। 100 से 101 डिग्री सेल्सियस, 105 से 110, 115 से 117, 102 से 105। दोस्तों पानी के मुकाबले दूध का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, वह होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 100 से 101 डिग्री सेल्सियस के बीच में दूध का बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन विच मिल्क। यानी दूध के कौन से भाग में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है? लास्ट मिल्क में, मिल्ड मिल्क में, फोर मिल्क में, नन ऑफ द अबव। फोर मिल्क होता है जो सबसे पहले दूध निकाला जाता है, मिड मिल्क जो बाद में, और लास्ट में सबसे लास्ट में जो दूध निकाला जाता है गाय या भैंस से वो लास्ट मिल्क होता है। तो सबसे पहले जो दूध निकाला जाता है उसमें बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, फोर मिल्क। जबकि सबसे पहले जो दूध निकाला जाता है उसमें फैट परसेंट सबसे कम होती है। फैट परसेंट सबसे ज़्यादा किस में होती है? लास्ट मिल्क में। बैक्टीरिया सबसे कम किस में होते हैं? लास्ट मिल्क में। क्वेश्चन नंबर 88 है, वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, प्रॉपरली प्रोसेस्ड यूएसटी मिल्क में बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर फॉर। यानी रूम टेम्परेचर पर यूएसटी मिल्क को कितने दिनों तक स्टोर किया जा सकता है, ये पूछा है आपसे। तो इसका जो एसएसबी बोर्ड ने आंसर मानना था वो था ऑप्शन नंबर सी, सेवरल वीक्स। लेकिन बाद में ऑब्जेक्शन होने पर एसएसबी बोर्ड ने ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों का आंसर देने वाले को ये क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। लेकिन अगर आपसे आगे पूछ ले कि बेस्ट आंसर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका बेस्ट आंसर होगा। अगर यूएसटी मिल्क की आपको सेल्फ लाइफ पूछे तो सेवरल वीक होगा। अगर स्टेरलाइज मिल्क की विदाउट रेफ्रिजरेशन सेल्फ लाइफ पूछे तो 6 महीने होगा। फिर भी अगर आपने ऑप्शन डी और सी कोई भी चूज़ किया है तो ये क्वेश्चन आपका ठीक होगा। दोस्तों एसएसबी बोर्ड ने 3 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन आया था, जिसे बाद में चेंज कर दिया गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 90 जो कि डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर में। कॉटेज चीज़ इज़ मेड फ्रॉम। तो कॉटेज एक लो फैट का चीज़ होता है जो कि स्किम मिल्क से बनाया जाता है। तो स्किम मिल्क में लो फैट होते हैं, तो स्किम मिल्क से कॉटेज चीज़ को बनाया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। तो कॉटेज चीज़ एक सॉफ्ट अनराइपेंड चीज़ है। दोस्तों इसके बाद में 91 से लेकर 120 तक जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन हैं, मैथ के भी क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं, इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चन हैं, पंजाबी ग्रामर के भी क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डेयरी रिलेटेड और डेयरी साइंस और टेक्नोलॉजी से जो हमने डिस्कस कर लिए हैं,